जो हमारे स्टोक्स भैया थे वो थे आलसी। क्या थे? आलसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेमिनार के लिए आपके वैल्यू पुट कर दी, वो जो थी 24/RE। किस चीज़ के लिए? CD के लिए। इसको इन्होंने न्यूटन्स की लॉ में अप्लाई कर दिया और हमें इक्वेशन प्रोवाइड करवा दी। तो कैसे प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और अपना पूरा फोकस यहाँ पे बना के रखें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन होता क्या है। ठीक है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो बेसिकली मैं अब बिल्कुल आपको बेसिक में बता के जा रहा हूँ, यहाँ से बताता हूँ। जैसे कोई भी हमारा रॉ वाटर है, ठीक है, उसको हम किसी भी टैंक में स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है और बॉटम में जाके बैठ जाता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का यूज़ क्या है? एक तो सेटल डाउन द पार्टिकल्स, दूसरा कलर या ओडोर को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा। तो हमने ये तो बता दिया कि होता क्या है, इट इज़ जस्ट अ सेटलिंग। ठीक है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। तो अब हमें पढ़ना है कि जो आपके सेटलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, इसको बहुत बारीकी से समझे। सबसे पहला है डिस्क्रीट सेटलिंग। ठीक है, दूसरा है इसके बाद वो है फ्लोकुलेंट सेटलिंग। बिल्कुल ध्यान बना के यहाँ पे रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। तीसरा है जोन सेटलिंग और इसका दूसरा नाम भी है, कुछ भी कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, वो है हिंडर्ड। ठीक है, अभी रुकिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और फोर्थ है कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक है, अब देखिए आपको समझाता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले है डिस्क्रीट। तो नाम से क्लियर है, डिस्क्रीट मीन्स, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। तो जैसे मान लो जो आपका पार्टिकल है वो बहुत बड़े साइज़ का है, तो वो बिल्कुल अकेला जाके सेटल हो जाएगा, इसको मतलब ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले तो तनहा है ये। ठीक है, तनहा आशिक समझ लो, वो है डिस्क्रीट। उसको कहते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, मीन्स 1 by 1 ये सेटल करेगा आपका। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका नाम मैंने लिखा है वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स का साइज ऑफ पार्टिकल्स भी डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके नाम नीचे को मैंने लिखे हैं। सबसे बड़ा साइज होगा डिस्क्रीट का, उसके बाद थोड़ा सा छोटा होगा फ्लोकुलेंट का, फिर होगी जोन में, फिर होगा कंप्रेशन में। अब मैंने आपको बताया डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो सेपरेटली एक एक करके जो सेटल हो रहे हैं। अब फ्लोकुलेंट की बात करते हैं। अब F फॉर फ्लोकुलेंट एंड F फॉर फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है ना। तो जो ग्रुप में सेटल करते हैं मीन्स इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि ये अकेले अपने दम पे सेटल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोगुलेंट्स डालते हैं, उससे हमारे फ्लॉक्स क्रिएट होते हैं। मीन्स इस तरह से ये 4 5 6 7 पार्टिकल्स ऐसे बैठ के सेटल करेंगे आपके बेड पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोकुलेंट सेटलिंग। अब बात आती है जोन की। अब जोन का मतलब क्या हुआ? देखो, ये कोई टैंक है, ठीक है, तो एक पार्टिकल आया, 2 3 ऐसे पूरी इनकी जोन जब तक नहीं बनती है, इस तरह से कुछ एक तरह से इनकी जोन बनेगी और पूरी की पूरी जोन आपकी सेटल होगी। इसको कहते हैं हम जोन सेटलिंग या हिंडर्ड सेटलिंग। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। और फोर्थ वन है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन सेटलिंग क्या हुई? नाम से क्लियर है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होगा, कैसे हुई कंप्रेशन? अब ये समझिए कि पार्टिकल्स का साइज बहुत कम हो चुका है, इतना कम हो गया कि ये पूरी जोन बना के भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब एक जोन बन जाएगी, उसके ऊपर जब दूसरी जोन बनेगी, तो ये जो दूसरी जोन है वो पहली वाली को कंप्रेस करेगी, तब जाके ये पूरी जोन सेटल होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं हम कंप्रेशन सेटलिंग। सो क्लियर एवरीवन? मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा कॉन्सेप्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है ये। अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये तो हो गया हमारा जो इजी कॉन्सेप्ट
बिल्कुल ईज़ी करके जो हम समझ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, जो एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपको बताया जैसे ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, साइज़ क्या हो रहा है, कम, और जो पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे साइज़ कम हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे साइज़ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर तक आपकी कंसंट्रेशन आपको डिस्क्रीट में देखने को मिलेगी। और फ्लोकुलेंट्स की बात करते हैं हम, तो जो फ्लोकुलेंट की जो सेटलिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जोन की बात करें तो जोन में आपको 1200 से 1500 तक इसको रखिए आप। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में है ये। ठीक है, mg पर लीटर में। और कंप्रेशन में 1800 से अब या 2000 तक। ठीक है, ये भी mg पर लीटर में कंसंट्रेशन है आपकी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, आपने नाम सुने होंगे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स की 3 लॉ थी, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सेटलिंग के बारे में, सेडिमेंटेशन के लिए भी एक लॉ है। ठीक है, एक न्यूटन्स की लॉ है और एक स्टोक्स लॉ जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 लॉज हैं, हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है, और ये दोनों के दोनों आपके डिस्क्रीट सेटलिंग को ही फॉलो करते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन बाकी भी इम्पोर्टेंट है, तो हमने सब के सब डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रीट सेटलिंग होती क्या है। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ को। ठीक है, चलिए न्यूटन्स लॉ के बारे में कुछ जानते हैं, न्यूटन्स भैया ने क्या कहा था। अब न्यूटन ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट दिया था टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, जो हम ये फॉर्मूला में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, पूरे ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, जो आपका कोई भी टैंक है, देखिए यहाँ पे सेटलिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर है। ठीक है, वाटर में कोई भी फोर्सेस होंगी, आपकी कौन सी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर सकती हैं? एक तो आपकी बॉयंट फोर्स होगी, बेयोंसी जिसको हम बोलते हैं, एक आपकी ड्रैग फोर्स हो सकती है। ठीक है, तो मतलब न्यूटन्स को हेल्प लेनी पड़ी किसकी? आर्किमिडीज की। उन्होंने ही हमें ये बॉयंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ ये समझिए, अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात आती है तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0। तो जो न्यूटन्स की जो लॉ है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो क्या है, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको? तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो जो पार्टिकल है उसका वेट। ठीक है, हमने देखो जो हमारा बोयेंसी है, उस बोयेंट की जो आर्किमिडीज ने बोयेंसी के लिए जो हमें थ्योरी दी है, वो क्या दी है, क्या थ्योरी है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, मतलब जो हमारा कितना मतलब वेट था किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितना उसका वेट हुआ, इक्वल कर देंगे हम कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उससे। ठीक है, ऐसे ही हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना था उस ऑब्जेक्ट का और उसकी वजह से कितना मतलब हमारा पानी डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को इक्वेट करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट मानते हैं W किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि उसको हमने बुयांसी से इक्वेट कर दिया, और एक और फोर्स लग रही है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स का मतलब हुआ आपका कि जो कोई भी फ्लूइड में आप जब मोशन करवा रहे हो, मोशन कुछ भी होता है, जैसे मान लो सड़क है, सड़क पे गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन आता है, वैसे ही जो रेजिस्टेंस आपका फ्लूइड प्रोवाइड करेगा किसी भी पार्टिकल को, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स में कोई भी चीज़ होगी वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं, आपको ड्रैग फोर्स ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन रही है यहाँ से।
क्लियर एवरीवन? कुछ भी यहाँ से आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक है। कुछ भी यहाँ पे इतना एडवांस नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है, एट दिस लेवल। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं। अभी ये तो है सॉलिड का वेट, तो इसको हम किससे लिखते हैं? mg से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? गामा एस वी। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? मीन्स अब देखिए, जो हमारा गामा क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे हम वाटर से। कितना हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोंट फोर्स। अब ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स को लिखने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। ए रो डब्ल्यू वी टी स्क्वेयर। अभी वी टी क्या है? ये है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, कुछ भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम वाइज, जो मैंने आपको बताया था कि या तो हम वेट के अकॉर्डिंग इसको इक्वेट कर सकते हैं या तो वॉल्यूम से, तो हमने सॉलिड और वाटर दोनों के वॉल्यूम लेके उसको इक्वेट किया। ठीक है, कितना पानी हमारा स्पिल आउट हुआ उससे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अब वॉल्यूम हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो वी गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू, और उस साइड क्या बचा? सिर्फ ड्रैग फोर्स। तो क्या थी? हाफ सी डी ए रो डब्ल्यू वी टी स्क्वेयर, और ये है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, यही हमें निकालनी है बाद में। ठीक है, अब वॉल्यूम। अब देखो, जो हम मानते हैं जो हमारा पार्टिकल है वो किस शेप का है? स्फीयर शेप का है। ये हमारी क्या है? एजम्पशन है। और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? π/6 डी क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई? देखो, बेसिकली जो हमारी कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप dy/2 पुट कर दो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो v की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितना लिखा था मैंने? π/6 डी क्यूब, और क्या बचा? रो सॉरी गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू, सॉलिड्स का यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर। और उस साइड सेम एज इट इज़ जो हमारी ड्रैग फोर्स की इक्वेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप देखो, एक चीज़ है जो हमारा ए है, एरिया है। ये जो एरिया है, ये एरिया है प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? हम पढ़ते तो हैं प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है बेसिकली? क्या पढ़ते हैं प्रोजेक्टेड एरिया में? मीन्स देखो, प्रोजेक्टेड हुआ किसी चीज़ की परछाई। अब स्फीयर है, उस पर टॉर्च मारोगे तो दीवार पे क्या आपको स्फीयर दिखेगा? नहीं, आपको सर्कल दिखेगा। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है? ये भी कितना होता है? π/4 डी स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, तो कर दीजिए पुट। और एक और चीज़ जो हम यहाँ से कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं हम? देखो, क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, जो हमारा वाटर का यूनिट वेट है, ठीक है, और जो हमारा सॉलिड का यूनिट वेट है और वाटर का यूनिट वेट है, वाटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं हम। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था। रो एस मीन्स कितना पानी की डेंसिटी है अपॉन वाटर की। तो यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है? जब भी हम किसी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें एंड में क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। तो वॉल्यूम तो एज इट इज़ वैसी रहेगी, π/6 डी क्यूब। ठीक है, ठीक है एवरीवन। अब हमें जो चीज़ समझनी है वो समझने वाली है। मैंने कहा था यहाँ पे हम बचेगा हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, और अंदर बचा जी। समझ आया यहाँ से? ठीक है, और दूसरी साइड हमारी जो इक्वेशन थी,
हाफ सी डी, अब ए की जगह पाई बाई 4d² आ गया। कैसे आया? एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, इंटू रो डब्ल्यू इंटू VD²। क्लियर एवरीवन? तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है, जो जो जब हम इसको कट ऑफ करेंगे दोनों साइड से, तो जो बचेगा वो बचेगा VT² इज इक्वल टू 8/6 G D/CD, और इसको भी कट कर देंगे तो कितना बचेगा? 4/3, और ये अंडर रूट हो जाएगा इस साइड। तो VT जो इक्वेशन हमारी बन के आएगी वो आएगी VT इज इक्वल टू 4/3 G-1 D/CD। तो ये है आपकी न्यूटन्स की इक्वेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। तो समझ आया आपको कैसे ये इक्वेशन बनी है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं? ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था बहुत अच्छे से। और इसका CD का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, 3-4 वैल्यूज़ हैं। मीन्स अब ड्रैग है तो ये डिपेंड करता है आपका फ्लो कौन सा है। फ्लो कौन से टाइप हो सकते हैं? तो लेमिनार, एक लेमिनार फ्लो हो सकता है, एक आपका ट्रांजिशनल हो सकता है, राइट, और थर्ड आपका टर्बुलेंट हो सकता है। तो 3 तरह के फ्लो हैं, सभी को पता है ये तो। लेकिन 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 बात आती है सेडिमेंटेशन की, हम बात कर रहे हैं, तो हम इक्वेट कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा वाटर है वो लेमिनार है, ट्रांजिशनल है या टर्बुलेंट है? तो वैसे तो हम रेनॉल्ड्स नंबर से करते हैं, पाइप फ्लो में करते हैं हम। देखो जब 2000 से कम होगी तो हम बोल देंगे लेमिनार है, 4000 तक है तो हम बोल देंगे ट्रांजिशनल है, उससे ऊपर होगा तो टर्बुलेंट है। और ओपन चैनल फ्लो में जाते हैं तो 500 से इसको करते हैं, 500 से कम लेमिनार, 500 से 2000 तक ट्रांजिशनल और 2000 से ऊपर टर्बुलेंट। लेकिन सेडिमेंटेशन में अगर आपकी 1 से कम है वैल्यू तो वो है लेमिनार, इक्वल टू 1 है तो ट्रांजिशनल, और उससे बड़ा है तो टर्बुलेंट। समझ आया? क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब जो CD की जो वैल्यू है, अगर आपका लेमिनार फ्लो है तो वो रहेगी कितनी? 24/RE। ये तो आपने सुना भी होगा, पढ़ी भी होगी इक्वेशन। और अगर ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल के केस में 18.5/RE रेज़ टू पावर 0.6 हो जाएगी। और टर्बुलेंट की बात करें तो यहाँ पे 0.34 से 0.4 तक कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये सिर्फ न्यूटन्स में आपको जो है वो लेमिनार, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट का तीनों तीनों केस मिलते हैं। और जो हमारे स्टोक्स भैया थे, जो हमारे स्टोक्स भैया थे वो थे आलसी। क्या थे? आलसी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेमिनार के लिए आपके वैल्यू पुट कर दी, वो जो थी 24/RE। किस चीज़ के लिए? CD के लिए। इसको इन्होंने न्यूटन्स की लॉ में अप्लाई कर दिया और हमें इक्वेशन प्रोवाइड करवा दी। तो कैसे प्रोवाइड करवा दी? देखो इक्वेशन थी हमारी VT² इज इक्वल टू 4/3 G-1/24। अब हमने क्या कर दिया? वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि ये म्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया? CD की वैल्यू पुट की, ठीक है। क्लियर एवरीवन? देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये हमारा म्यू है, म्यू अपॉन रो क्या होता है? हमारा न्यू। ये है हमारी क्या? डायनामिक विस्कोसिटी, और ये है हमारी काइनेमेटिक। क्लियर एवरीवन? तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये म्यू कैसे आया और म्यू कब लिखा। तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करवा दूंगा अभी के अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 6, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक BT से एक BT कट हो जाएगा आपका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? G-1 D² रो अपॉन 18 म्यू, ठीक है। क्लियर एवरीवन? अब देखो जो ये रो अपॉन म्यू है वो मैंने आपको क्या बताया? न्यू, जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसी इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, V स्टोक्स
मीन्स जो स्टोक्स ने हमें जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला दिया है वो क्या है, जी माइनस वन डी स्क्वेयर अपॉन 18, ये है न्यू। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अगर आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से निकाल रहे हो तो आप लिखोगे म्यू, ठीक है, न्यू के हिसाब से। लेकिन अगर आप गामा डब्ल्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो नीचे आएगा आपका डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर एवरीवन, यहाँ पे है आपकी काइनेमेटिक, यहाँ पे आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, और दूसरी बात आपको एक और चीज़ याद रखनी है। अब क्वेश्चन में आप पता कैसे लगाओगे कि आपको लेमिनार का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो, जो अगर आपका लेमिनार होगा तो आप स्टोक्स लॉ यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत बेसिक्स इसकी कैलकुलेशन है। अगर आपको ट्रांजिशनल या टर्बुलेंट आए तो आप न्यूटन्स लॉ को यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि लेमिनार है, ट्रांजिशनल है, टर्बुलेंट है। और दूसरी बात आपको ये भी पता लगनी चाहिए कि जो काइनेमेटिक क्वेश्चन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से दिया गया है या डायनामिक विस्कोसिटी के हिसाब से दिया गया है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, देखो, जो हमें पता भी है कि हमारी जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, कुछ इस तरह से, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड, कुछ इस तरह से। और जो हमारी काइनेमेटिक्स की है उसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, कुछ इस तरह से यूनिट्स होती हैं। और अगर आपका जो डाया है डी पार्टिकल्स का 0.1 mm से कम है तो वो आपका लेमिनार फ्लो है। क्लियर एवरीवन। और एग्ज़ाम में आपको एक यहाँ से MCQs भी बनता है, बहुत बार आता है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, मीन्स आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता क्या है, आपकी डेंसिटी करती है या सेटलिंग में क्या आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर है, तो डी का स्क्वायर है, मीन्स आपका जो पार्टिकल का साइज है वो आपकी जो डेंसिटी है लिक्विड की उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। तो साइज इज़ अ बिगर मैटर व्हेन कम्स टू सेटलिंग देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे हमारा सेडिमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे थे जो आपको कंक्लूज़न है जो हमने पूरा टॉपिक समझा उसका। तो बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, बिल्कुल एक एक पार्टिकल्स, है ना। दूसरा है फ्लोकुलेंट, जो पॉपुलेशन से हम करेंगे, ठीक है। और जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो दो तरह से होते हैं, कोइंसिडेंट टाइप का होता है और कंटिन्यूस, मीन्स एक हो जिसको फिल करेंगे और उसी को ड्रॉ कर देंगे, और दूसरा होता है कंटिन्यूस, मीन्स 3-4 एक रो में होंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट MCQs के लिए, कि जो ये सरफेस और फ्लो रेट है मैं आपको बाद में करवाता हूँ इसको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर सेडिमेंटेशन टैंक का जो डाटा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओवरफ्लो रेट आपका 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर पर डे के हिसाब से होता है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, और पॉपुलेशन के लिए 24,000 से 30,000। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। डिटेंशन टाइम कितना होता है, 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। और ब्रीथ कितनी रख सकते हो, लेंथ कितनी रख सकते हो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस करने थे, और मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।